हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत है। और ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया दे दिया था। बेसिक्स जो थे उसके, जैसे सोम की हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रेस को डिस्कस किया, फिर स्ट्रेन को डिस्कस किया। स्ट्रेस में हमने आपको एक नई चीज़ बताई जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जब आप 10+2 में थे तो वेक्टर और स्केलर के बारे में जानते थे, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग करने चले आए तो एक चीज़ आपको नई मिल गई और इसको बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस किए, हाँ, फिर स्ट्रेन को डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन को डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए, जिसमें इलास्टिसिटी थी, प्लास्टिसिटी थी, डक्टिलिटी थी और ब्रिटलनेस था, मेलियाबिलिटी, हार्डनेस। इसके साथ ही हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 को समाप्त कर दिए। और आज ये जो है लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोगों का होगा हुक्स लॉ। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। इसके बाद पॉइजन्स रेशियो को डिस्कस करेंगे। और जो अगला होगा, अगला मीन्स जो लेक्चर आपका थर्ड होगा, लेक्चर थर्ड ये यूनिट फर्स्ट का अंतिम लेक्चर होगा। उस लेक्चर में हम लोग कुछ आपके कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करके यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम लोग लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और इसमें ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। तो दोस्तों, आप लोग अपने कॉलेज में एक मशीन देखी होगी सोम के लैब में, जिसको बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस टेस्टिंग मशीन में हम लोग करते क्या है, माइल्ड स्टील को लेते हैं और इसका टेंसाइल टेस्ट चेक करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं। और जो हम लोगों का स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो डायग्राम को बनाने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक, ऐसा शेप बनाते हैं। ये आपका बना होता है माइल्ड स्टील का। ठीक, ये होता है आपका माइल्ड स्टील का। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिमेन। इसको यूटीएम में लगाते हैं। ठीक, कुछ यूटीएम आपकी मशीन जो होती है वो एक ऊपर उसका ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से स्पेसिमेन को डालते हैं और जब लोड देना स्टार्ट करते हैं तो इसमें टेंशन स्टार्ट हो जाता है। जब टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्ट्रेस आना स्टार्ट कर देगा। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बिहेवियर होता है, ठीक, जो इस माइल्ड स्टील में टेस्टिंग के दौरान जो आता है, उस चीज़ को हम लोग प्लॉट करते हैं। जब प्लॉट कर देते हैं तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमेशा 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं AKTU में। साथ ही साथ यदि आप फ्यूचर में गेट की तैयारी करते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं या फिर आप AE या JEE का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका वाई एक्सिस होता है, ठीक, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को दिखा देते हैं। और जो इसका एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन को दिखा देते हैं। ठीक, उससे पहले हम आपको 1-2 चीज़ और अच्छी जानकारी दे दें स्पेसिमेन के बारे में। ठीक, तो इस वाली जो लेंथ होती है, ठीक, ये यहाँ से और यहाँ तक की, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग गेज या फिर गेज लेंथ। तो ये आपका होता है गेज। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं गेज। और इसकी जो बोल सकते हैं हाइट होती है वो 2 इंच होती है। हमने कुछ दिन पहले स्टील स्ट्रक्चर के लिए एक वीडियो लिया था, स्टील स्ट्रक्चर के लिए एक लेक्चर लिया था। उस लेक्चर में हमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास एक कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को हमने दूर करने के लिए इस चीज़ को वहाँ पे दोबारा से डिस्कस किया। ठीक, यहाँ पे वैसे हम आपको
फिर से काफ़ी अच्छे डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ये जो इसकी डाया होती है, ठीक, ये आपका 0.5 इंच की होती है, 0.5 इंच, ठीक। इसकी जो डाया होती है 0.5 इंच होती है। तो ये इसके बारे में बेसिक आपको हमने आइडिया दे दिया। जो आपका स्पेसिमेन है, जब आप स्पेसिमेन को यूटीएम में रखेंगे, ठीक, यूटीएम में टेस्ट करने के लिए रखेंगे, इसके बाद जब आप लोड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और लोड आप सडन नहीं देंगे, ठीक, लोड आप जो अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे। आप ग्रेजुअली लोड देंगे, मीन्स धीरे धीरे लोड देंगे। जैसे आप पहले 0, फिर 5, 10, 15, मीन्स इस तरीके से आप धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जाएंगे। सडन आप लोड को नहीं बढ़ाएंगे। तो जो पूरा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट ही आपका ग्रेजुअल लोड पर किया जाता है। तो जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास डेटा आएगा उससे कुछ इस प्रकार का कर्व बन के निकलता है, ठीक। ये आपका यहाँ तक लीनियर जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका थोड़ा से यहाँ तक पूरा आपका स्ट्रेट है। इसके बाद थोड़ा से यहाँ पे कर्व लेगा, ये इतना वाला पार्ट। ये आपका पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। फिर ये आपका बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट हो गया सी। फिर ऐसे जाकर के ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया फ्रैक्चर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं सी, और ये जो नीचे वाला है ये है आपका डी, ठीक। ये हो गया ई, और यहाँ का जो मैक्सिमम है इसको बोल दिया हम लोग एफ, और जहाँ पे फ्रैक्चर कर गया इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग जी, ठीक। आपका जो ए है ये है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक। देखिए बहुत लोग करते क्या हैं, ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम जो कॉमन मिस्टेक होती है उसको बताते हैं लोग कर क्या देते हैं। आपका जो ए है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक। नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं हम, आपका जो ए है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल। और आपका जो बी है ये है आपका इलास्टिक लिमिट, इसका मतलब समझिए, ठीक। यहाँ से बी पॉइंट तक, ठीक, मटेरियल जो है वो आपका इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर देगा। मीन्स यदि इस पॉइंट पर से लोड आप हटा देंगे, ठीक, अनलोड कर देंगे, तो ये फिर ये जो आपका 0 है, ठीक, ये 0 पर आ जाएगा। मीन्स जो स्ट्रेन इसमें आया था, ठीक, जैसे यदि आप इसके बीच में, ठीक, जो आपके पास इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बीच में आप ला करके लोड को हटा देते हैं, मीन्स अनलोड कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा अपना 0 को आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक इसका जो बिहेवियर होगा वो इलास्टिक बिहेवियर होगा। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है, ये आपका सी जो है इसको बोलते हैं हम लोग अपर यील्ड पॉइंट, और जो डी है इसको बोल देते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद आपका जो ई है ये यहाँ से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देता है। ये आपका अपर यील्ड पॉइंट है, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट है। यहाँ इस ई से, ठीक, जब आप जब लोअर यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेस लगा देते हैं, लोड दे देते हैं, तो इसके बाद आपका जो मटेरियल होता है, ठीक, ये बिना लोड बढ़ाए, ठीक, आप लोड को नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी इसमें स्ट्रेन आ रहा है, मीन्स फिर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है एक कांस्टेंट लोड पे। जैसे यदि आप इसको ऐसे देखना चाहें, ठीक,
जैसे इसको हम लोग सिग्मा 1 बोल दें, ठीक, और इस चीज़ को सिग्मा 2 बोल दें, ठीक, और ये आपका हो गया सिग्मा 3 और ये आपका हो गया सिग्मा 4। तो सिग्मा 4 का मतलब ये है कि जैसे पॉइंट डी पर आपने, जब आपका मटेरियल, एक ऐसा समय आता है कि जब आप अपने स्टील को लोड देते जाते हैं, ठीक, एक लोड के बाद आपका लोड बढ़ नहीं रहा है, ठीक, आप उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेन जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे देखिए सिग्मा 4 वाले स्ट्रेस पे, ठीक, इसका स्ट्रेन जो है कंटिन्यूअस बढ़ते हुए इधर आ रहा है। यदि इसको आप एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 करें तो, ठीक, यहाँ जो है इतने दूर तक आप देख रहे होंगे कांस्टेंट लोड है, ठीक, कांस्टेंट स्ट्रेस है, फिर भी इसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। अब ई के बाद फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देगा, मीन्स अब आपको फिर से लोड लगाना होगा स्ट्रेन लाने के लिए। तो पॉइंट ई को हम लोग बोल देते हैं स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। तो पॉइंट आपका जो ई है ये है स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग, मीन्स यहाँ से पॉइंट ई से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देगा। और जो पॉइंट एफ है, ठीक, ये जो पॉइंट एफ है ये आपके मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक, इससे ज़्यादा आपका मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, इससे ज़्यादा आपका मटेरियल स्ट्रेस को नहीं ले पाएगा, ठीक। जैसे इस चीज़ को यदि आप यहाँ से खींचना चाहें, ठीक, और सिग्मा 5 बोलना चाहें तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के बाद आपका मटेरियल जो है, ठीक, वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट जी है यहाँ पर आकर के आपके मटेरियल ने फ्रैक्चर कर दिया, मटेरियल का जो है वो ब्रेक कर गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक। तो ये आपका जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपके मटेरियल का। और जी जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और जो जी है ये आपका जी है फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो गया, मटेरियल में फ्रैक्चर आ गया, मटेरियल ब्रेक कर गया, मैं आपका जो मटेरियल था वो टूट गया। और जब माइल्ड स्टील आपका टूटता है, ठीक, माइल्ड स्टील में जब फ्रैक्चर आता है तो जो फेलियर इसमें आता है, ठीक, माइल्ड स्टील में जो फेलियर आता है, ये जो फेलियर होता है ना, कप कोन फेलियर होता है, कप कोन फेलियर इसको बोलते हैं। कप कोन फेलियर का मतलब ये है जो इसका फेलियर होगा वो कप और कोन के जैसे होगा, ठीक। कप और कोन के जैसे का मतलब ये हुआ कि इधर वाला जो पार्ट है वो कुछ ऐसे होगा और इधर वाला आपका जो है वो कोन जैसे होगा, जैसे कोन ऐसे होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये निकल करके फेल होता है। तो इस चीज़ को कप कोन फेलियर बोलते हैं। जो इसमें कोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक, बन नहीं अच्छे से पा रहा है, यदि हम क्या बोलते हैं इमेज लेके आए होते गूगल पे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसमें जो फेलियर आता है उस फेलियर को हम लोग बोलते हैं कप कोन फेलियर। तो इसमें देखिए जोन को भी हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से आपका जो था स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर दिया था पॉइंट ई से। थोड़ा पेन हम चेंज करते हैं, यहाँ पर भी लिख करके बता देते हैं क्या क्या कहानी है, ठीक। ये जो आपका बी पॉइंट तक है, यहाँ तक का एरिया, ठीक, इस जोन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक जोन, ठीक। इस जोन को बोलते हैं इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन, इसको इलास्टिक जोन क्यों बोलते हैं? यदि आप बी पॉइंट तक उसको लोड करके अनलोड करेंगे तो वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था को वापस आ जाएगा, ठीक। उसमें कुछ भी परमानेंट जो है परमानेंट स्ट्रेन नहीं आएगी, ठीक। जितना आपका जैसे आपने किसी भी मटेरियल को ऐसे खींचा, ठीक, खींचने के बाद यदि उसको आप इलास्टिक पॉइंट तक ले जा करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक, उसमें इतना इलोंगेशन हुआ है तो वो फिर से पूरा आपके पुरानी अवस्था में आ जाएगा, इतने बराबर आ जाएगा। तो इस जोन को जो है, इस जोन को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक जोन।
और इसके बाद यहाँ से आपका जो जोन स्टार्ट होता है, इस जोन को बोल देते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक जोन। ठीक, इसमें कुछ बिहेवियर इलास्टिक जैसा भी होता है, कुछ बिहेवियर प्लास्टिक जैसा भी होता है। तो इस जोन को बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक जोन। तो ये है आपका इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन। ठीक, और ये आपकी जो कहानी है पूरी, यहाँ के बाद यहाँ से लेकर के आगे तक की, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक जोन। ये है आपका प्लास्टिक जोन। ठीक, और जो डी से ई तक हो रहा है, ठीक, जो मटेरियल में डी से ई तक का जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो प्रभाव आ रहा है, ठीक, इसमें आप देख रहे होंगे कि मटेरियल में बिना लोड बढ़ाए, ठीक, एक कांस्टेंट लोड पे, कांस्टेंट स्ट्रेस पे इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेन आना स्टार्ट हो गया पॉइंट ई तक। ठीक, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग प्लास्टिक फ्लो। तो ये जो डी से ई तक की कहानी है, ये है आपका प्लास्टिक फ्लो, ये है प्लास्टिक फ्लो। ठीक, ये है प्लास्टिक फ्लो। और हमने आपको बताया ही था कि ई से लेकर के एफ तक, मीन्स इस पॉइंट तक, यहाँ से आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर दी थी। पॉइंट ई से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होना हो चुकी थी, और ये पॉइंट एफ पे जाकर के कहानी इसकी ख़त्म होती है, और जी पे तो फ्रैक्चर ही आ जाता है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग की कहानी है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पॉइंट एफ के बाद फिर से धीरे धीरे स्ट्रेस जो आपका था, लोड जो था, वो घटना स्टार्ट हो गया, और पॉइंट जी तक आते आते आपका मटेरियल ब्रेक कर गया, आपका जो स्पेसिमेन था वो टूट गया। और माइल्ड स्टील में जो फेलियर आता है वो कप कोन शेप का फेलियर आता है। तो इस फेलियर को बोलते हैं कप कोन फेलियर। तो देखिए, ये जो बेसिक पॉइंट था, ठीक, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक, देखिए जनरली लोग मिस्टेक करते क्या है, कुछ बुक में भी मिस्टेक होता है। ये जो आपका एंगल है, ठीक, इसको हम किससे दिखाएं, ये कलर शायद विजिबल होगा। ये जो एंगल होता है ना, ये ग्रेटर देन 89 डिग्री होता है और लेस देन 90, मीन्स 90 से 89 के बीच का ये एंगल होता है। 89 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। लेकिन लोग खींच कितना देते हैं इसको, जैसे एग्ज़ाम में लोग देने लगते हैं, या फिर कॉलेज के भी टीचर उसको मारते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक, ऐसे ले गए आपका, फिर मार देते हैं ये भाई साहब। वो लोग, कुछ लोग 45 तक दिखा देते हैं, कुछ लोग 60 तक दिखा देते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि 30 डिग्री तक भी ला करके बना देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में होता कितना है, ग्रेटर देन 89 डिग्री। 89 डिग्री से ज़्यादा होता है ये, और 90 से कम होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़े हुए हैं, या फिर किसी आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे। जैसे आप जब कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ के जो टीचर होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं, तो वो लोग भी इसी चीज़ को बताएंगे। तो बाकी हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो है टॉपिक है, ये है हुक्स लॉ। ठीक, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, बाकी हमने तो उसी चीज़ में हुक्स लॉ को कवर कर डाला। ठीक, हुक्स लॉ कुछ नहीं है। हुक्स लॉ ये बोलता है, जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ठीक, कहाँ तक लोड कर रहे हैं भाई, आप जब मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड कर रहे हैं, मीन्स पॉइंट बी तक जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ठीक, पॉइंट बी तक जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं, तो उस समय जो आपका स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये सिग्मा जो आपका होगा, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन के। कब, जब आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड करेंगे तब। ये आपका जो बोलता है, ये हुक्स लॉ बोलता है। तो इसको नोट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टेट व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विदिन, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, विदिन, when material is loaded within
इट्स इलास्टिक लिमिट मीन्स पॉइंट बी तक, जो आपका पॉइंट बी था बी तक, जब पॉइंट बी तक आप इसको लोड कर रहे हैं तो क्या होगा, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड करेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस होगा, ठीक, वो आपके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन होता है, ठीक, इस चीज़ को हटाने के लिए आपको एक कोई न कोई कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अब लोग यदि हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है ई, ठीक, और इस ई को बोलते हैं हम लोग, ई आपका क्या है, ई है आपका कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर इसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है बेसिकली हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपका क्या बोलता है, यदि आपका जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट तक लोड किया जा रहा है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसके बीच में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा, तो स्ट्रेस यदि आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन आपका बढ़ता जाएगा, वो भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है, जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका हुक्स लॉ कहलाता है। बाकी एक सेकंड थोड़ा सा हम चेक करें कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या होता है कि कभी कभी बीच में रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाती हैं, जिसके कारण होता ये है कि हम कंटिन्यूस आगे पढ़ाते चले जाते हैं और बीच में पूरी कहानी छूट जाती है, तो फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगला हम लोगों का टॉपिक है, ये टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। तो हमने अभी एक कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ ही चुका, जिसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई। हाँ, इसके अलावा दो आपके पास और होते हैं, ये बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको ई से डिनोट कर देते हैं। आपका जो दूसरा है ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी से दिखा देते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं। और तीसरा हम लोगों के पास आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। इसको आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक, बल्क मॉडुलस, जिसको डिनोट कर देते हैं हम लोग के से। तो आपने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ये होता क्या है, ये होता ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड, शायद यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ तक तो हमारी फ़ोटो ही आ जा रही होगी, वीडियो ही आ जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या कवर करेंगे, यहीं बगल में कवर कर लेते हैं। तो इक्वल टू होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरा आपके पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।
दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। दूसरे शब्दों में यदि आप बोलना चाहें तो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ठीक रेशियो है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यदि आप बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का ये है रेशियो है, ठीक। और तीसरा आपके पास है बल्क मॉडुलस, ये आपका है इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जो आपका बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस को टी के से डिनोट करते हैं, ये है आपका रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। तो इस चीज़ को बोल देते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक। ये हो सकता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, हाँ, तो इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताइए, या फिर ये भी पूछ सकता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है इस चीज़ को बता दीजिए, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है इसको बता दीजिए। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का आज का ये है, ठीक, लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, ये कुछ जहर वहर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग अलग होती है, ठीक। तो ये देखिए इस चीज़ को पॉइजन्स रेशियो को हम लोग डिनोट कर देते हैं म्यू से। और एक दिन क्या पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होता है लेटरल स्ट्रेन, ठीक। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ये है, जैसे ये आपका एक मेंबर है, इस मेंबर में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक, टेंसाइल फोर्स लगाया, ये इसका एक्सिस है, और इसमें आपने टेंसाइल फोर्स लगाया टी, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, ठीक। इसका लेंथ बढ़ के कुछ इतना हो गया, पहले यल था, ठीक, अब इसका जो लेंथ है वो बढ़ करके यल प्लस डेल्टा यल हो गया, ठीक, यल प्लस डेल्टा यल हो गया। यल प्लस डेल्टा यल हो गया। लेकिन जो पहले इसकी विड्थ बी हुआ करती थी, ठीक, ये आपकी घट गई, ये घट करके बी माइनस डेल्टा बी हो गई। तो ये जो आपका स्ट्रेन आया, ठीक, जो लेंथ बढ़ी, ठीक, तो लेंथ के डायरेक्शन में जो लेंथ बढ़ गया इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। जो इसकी विड्थ घट गई, ठीक, इस विड्थ को बोल देते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये यही बताता है, बताता क्या है, ये आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को बताता है, ठीक। लेटरल LATE लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, माइनस साइन के साथ। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, लेंथ कह रहे हैं भाई साहब, इसकी जो विड्थ है ये घट रही है, ये माइनस की ओर जा रही है, कम हो रही है, इसलिए माइनस साइन के साथ इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो, और इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग म्यू से। तो यहीं पे आज की क्लास को हम अंत कर रहे हैं, ठीक। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए,
शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और आगे जैसा कि सिविल मंत्रा हमेशा आप लोगों को रिवीजन कराता है तो रिवीजन कराता रहेगा। बाकी यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।